गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आरडीएस। आरडीएस का मतलब है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, आरडीएस के अगर हम देखेंगे उत्तर क्या है आरडीएस। नंबर एक, सबसे पहले हम बात करें आरडीएस एक सीरियस लंग्स डिजीज है। क्या है? एक सीरियस लंग्स डिजीज है जिसके अंदर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू inability of maturity second tag cells। लंग्स के अंदर दो सेल्स पाई जाती है, टैग फर्स्ट और टैग सेकंड। और टैग सेकंड की इमेच्योरिटी की वजह से लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से पेशेंट को एसिडोसिस और साइनोसिस हो जाता है। तो ये होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम? insufficient production of that second cell surfactant का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से पेशेंट प्रॉपर लंग्स अटेंशन में नहीं जाते हैं और या फिर आप लंग्स प्रॉपर क्या हो जाते हैं, कोलैप्स होने की ज्यादा चांस होते हैं। किसकी वजह से? जब सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, अब इसका बात करते हैं भाई कॉज क्या होता है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर एक, सबसे पहले आरडीएस के अंदर कॉज की बात करें। ठीक है, कॉज देखो नंबर एक प्रीटर्म। अगर प्रीटर्म डिलीवरी होती है उसमें भी चांस होते हैं किसके? आरडीएस होने के। दूसरा पॉइंट है डायबिटीज मेलाइटस। अगर कोई मदर डायबिटीज की है उसमें भी चांस रहेगी किसके? आरडीएस होने की। तीसरा पॉइंट है अगर हम बात करें एस्पायरेशन ऑफ मेकोनियम। मेकोनियम एक फर्स्ट स्क्रू होता है बच्चे का। अगर मेकोनियम को बच्चा एस्पिरेट कर जाता है तो उस टाइम पर भी किसके चांस होते हैं? आरडीएस होने के चांस होते हैं। किसके चांस होते हैं? आरडीएस होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तीन कॉज हुए, नंबर एक प्रीटर्म, नंबर दो डायबिटीज मदर और नंबर तीन एस्पायरेशन ऑफ मेकोनियम। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले भाई एस्पायरेशन ऑफ मेकोनियम के अंदर सर्फेक्टेंट का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है आरडीएस में। तो सर्फेक्टेंट होता क्या है? सर्फेक्टेंट क्या है? इट इज लाइपोप्रोटीन। सर्फेक्टेंट क्या है? लाइपोप्रोटीन है जो फॉर्म होती है किसके? फॉस्फोलिपिड्स। किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड्स से बनती है जो सच है लेसिथिन एंड स्पाइकोमाइलिन प्रोडक्ट करती है, किसको बनाती है? किसको? सर्फेक्टेंट। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट, जो सर्फेक्टेंट होता है, जो सर्फेक्टेंट होगा उसका जो प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग गेस्टेशनल। कब? ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज में प्रोटेक्शन होता है कब? 20 वीक पर स्टार्ट हो जाता है प्रोटेक्शन। किसका? सर्फेक्टेंट। इसका सर्फेक्टेंट का प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, और इसका जो प्रोटेक्शन स्टार्ट कब हुआ? 20 वीक पर। और इसका मिनिमम जो प्रोटेक्शन होता है, मिनिमम जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है 28 वीक पर। और मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है 34 वीक से 36 वीक। ठीक है, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन तब तक हुआ, स्टार्ट तब हुआ गेस्टेशन पीरियड में 20 वीक पर। मैक्सिमम मिनिमम कितना तब प्रोडक्शन होता है? 28 वीक पर। और मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होता है इसका? 34 से 36 वीक पर स्टार्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इसका। अब देखो नेक्स्ट, जब सर्फेक्टेंट जब हम बात कर रहे थे कॉज है, क्या है? कॉज। और कॉज में एक वर्ड आया था प्रीटर्म। इसकी वजह से हो रहा है प्रीटर्म। जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है लेस देन अगर 37 वीक से कम में अगर डिलीवरी हुई तो उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। जैसे कि 36 वीक हो गई, 34 वीक हो गई, 32 वीक की डिलीवरी हो गई। तो अब आप सोचेंगे कि अगर प्रीटर्म डिलीवरी होगी तो प्रॉपर मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होगा इसका सर्फेक्टेंट का, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो जिसकी वजह से किसके चांस होंगे? अगर प्रीटर्म में तो आरडीएस होने के चांस होंगे, क्योंकि प्रॉपर सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा और प्रॉपर सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो लंग्स को कोलैप्स होने के ज्यादा चांस होंगे।
इसके ज्यादा चांस रहेंगे, कॉलेज होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट में वो क्या रहता है, लंग्स को कॉलेज होने से बचाने का काम करता है। जब बच्चा प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है मान के चलो, तो प्रीटर्म में क्या होगा, प्रोडक्शन बराबर नहीं होगा इसका सर्फेक्टेंट का, और सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन बराबर नहीं होगा, प्रीटर्म में चांस हो जाएंगे किसके, आरडीएस होने। दूसरा हमारा कॉज था, सेकंड कॉज की हम बात करें, मदर डायबिटीज। क्या है, मदर अगर डायबिटीज है तो उसमें भी चांस होती है इसके आरडीएस होने के। अगर मदर डायबिटीज है तो बच्चे को आरडीएस कैसे होगा, नंबर एक सबसे पहले अगर हम बात करें, बच्चे जब एब्डोमेन के अंदर है, मदर के स्थिति में डायबिटीज में है, तो मदर का जो ग्लूकोज है बच्चे को प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मोर ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्या करेगा, ये क्रॉस कर जाएगा इसके अंदर फीटस के, इसके अंदर फीटस के अंदर मदर का ग्लूकोज क्रॉस कर जाएगा इसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, और जब प्लेसेंटा के थ्रू ग्लूकोज पहुंच जाएगा बच्चे के अंदर, तो सेकंड जो काम होगा कि जो फीटस है और फीटस के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर बच्चे के अंदर। क्यों हुआ, क्योंकि मदर से ग्लूकोज का प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, बट मदर का इंसुलिन प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस नहीं होगा बच्चे के अंदर, इसलिए फीटस, बच्चे का फीटस है उसका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देगा, बच्चा क्या करेगा, अपना इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देगा, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा आ चुका है बच्चे के अंदर, उसकी वजह से माँ का इंसुलिन बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए बच्चा क्या कर देगा इस कंडीशन में, अपना इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अब देखो जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेक्स्ट को क्या बात करें, आगे क्या होगा फिर, अब देखो नेक्स्ट इंक्रीज इंसुलिन, बच्चे के अंदर लेवल बढ़ जाएगा किसका, इंसुलिन का। अब फीटस क्या करेगा, जो प्रोडक्शन करा इंक्रीज का, इंक्रीज किया है, इंसुलिन एंटागोनिस्ट होता है, इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन क्या करता है, एंटागोनिस्ट काम करता है, किसका काम करेगा, एंटागोनिस्ट काम करेगा किसका, कॉर्टिसोल, किसके विपरीत काम करेगा ये, इंसुलिन कॉर्टिसोल के विपरीत काम करेगा, एंटागोनिस्ट का काम करता है इंसुलिन, किसका, इसके लिए कॉर्टिसोल, इसके लिए कॉर्टिसोल के लिए। अब जब कॉर्टिसोल के एंटागोनिस्ट काम करेगा तो कॉर्टिसोल में क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल, कॉर्टिसोल क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो कॉर्टिसोल जो रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन, इसके लिए कॉर्टिसोल रेस्पॉन्सिबल होता है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कराने का। जब पैसे बच्चे के अंदर इंसुलिन बढ़ जाएगा और इंसुलिन बढ़ गया तो इंसुलिन की वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगा, किसका, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा किसका, कॉर्टिसोल, किसका, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या होता है, कॉर्टिसोल क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट हो गया क्योंकि बच्चे के अंदर मोर इंसुलिन हो गया, तो मोर इंसुलिन हो गया तो कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट काम करेगा, और कॉर्टिसोल रेस्पॉन्सिबल होता है किसका, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन का। जब कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट काम कर रहा है तो सर्फेक्टेंट कम हो जाएगा, क्यों हो गया, क्योंकि कॉर्टिसोल उसको रेस्पॉन्सिबल का काम करता है, तो इसलिए उसके अंदर बढ़ेगा ही। अब जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा सर्फेक्टेंट क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस अगेन, जब इंसुलिन का लेवल आगे बढ़ जाएगा बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर, ठीक है, अब फीटस के अंदर जब लेवल बढ़ेगा तो जिसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट है, क्या है, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, बच्चे के अंदर। सर्फेक्टेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और सर्फेक्टेंट रिड्यूस होगा तो लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो बच्चा किसमें जाएगा, हाइपोक्सिया में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा बच्चा हाइपोक्सिया में जाएगा। और जब हाइपोक्सिया में बच्चा जाएगा जिसकी वजह से एक एरोबिक रिएक्शन साइकिल होगी, क्या होगी, एनाएरोबिक रिएक्शन साइकिल होगी, एनाएरोबिक
रिएक्शन। इसमें देखो रिएक्शन साइकिल में क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट हो या बच्चा हो उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, पहुंचा है, ब्लड सप्लाई कम हुई है, तो वहां पर चांस हो जाते हैं किसकी, हाइपोक्सिया के। यहाँ पर हाइपोक्सिया क्यों हुआ, क्योंकि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, लंग्स कोलैप्स होने के चांस हो गए ज़्यादा, उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई बच्चे को, और जिसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर हाइपोक्सिया हो गया। अब जैसी हाइपोक्सिया होती है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक क्या करती है, एक एनाएरोबिक रिएक्शन साइकिल करती है, और एनाएरोबिक रिएक्शन साइकिल में क्या होता है कि बॉडी की टिश्यू के अंदर ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज में से ऑक्सीजन को निकाल लेगी। किसको निकाल लेती है, ऑक्सीजन को निकाल लेगी। अब जब ग्लूकोज में से ऑक्सीजन निकाल लेगी तो वहां पर एक ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और जो ग्लूकोज का बेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो बन जाएगा लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करेंगे ग्लूकोज में से, ऑक्सीजन यूज एंड ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में से ऑक्सीजन को यूज करने की कौन, बॉडी की टिश्यू। अब जैसे ही ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन ग्लूकोज में से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, तो ग्लूकोज का बेस करने का मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जैसे बनेगा तो ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, आगे चल के डिक्रीज कर देगा ब्लड सप्लाई, तो वहां पर क्या होगा, सर्कुलेशन इफेक्ट होने लगेगा, क्योंकि जब लैक्टिक एसिड बनता है तो टिश्यू डैमेज होने लगती है। क्या होने लगेगी, वहां पर टिश्यू डैमेज होगी धीरे धीरे, और आगे चल के एक फॉर्मेशन बना देंगे, बहुत सारे टिश्यू फॉर्मेशन बनाएंगे, जिसमें एक लेयर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं HND। क्या बना देंगे, HND। HND का मतलब क्या है, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज। HND क्या होती है, जहाँ पर एक टिश्यू डैमेज हुई, टिश्यू डैमेज हुई, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बना, और वहाँ पर एक टिश्यूओं का सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो लंग्स फिर काम प्रॉपर नहीं करेंगे, क्योंकि कोलैप्स की कोलैप्स रह जाते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें तो सेकंड कॉज पड़ा था हमने कि भाई अगर मदर डायबिटीज है तो उसको आरडीएस कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि आरडीएस हुआ कैसे, डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज अगर मदर है तो आरडीएस कैसे हुआ, एक बार नॉर्मली रिव्यू करते हैं। देखो डायबिटीज मदर है, अगर मदर्स का ग्लूकोज क्रॉस कर जाएगा पेशेंट आके तो इसमें बच्चे के अंदर, बट मदर का इंसुलिन क्रॉस नहीं करेगा किसमें, बच्चे के अंदर। इसलिए बच्चे क्या करेगा, बच्चे का पैंक्रियाज क्या करेगी, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देगी अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज मोर आ चुका बच्चे के अंदर। अब धीरे धीरे क्या होगा, तब जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ा रहेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा रहेगा, अब जैसे ही बच्चा अब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा बच्चे के अंदर, वो इंसुलिन क्या करता है, एंटागोनिस्ट होता है कॉर्टिसोल। इसका कॉर्टिसोल का एंटागोनिस्ट होता है, और कॉर्टिसोल रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रोडक्शन में, सर्फेक्टेंट के प्रोडक्ट कराने में रेस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोल। जब प्रॉपर कॉर्टिसोल काम नहीं करेगा तो फिर क्या नहीं बनेगा, सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा। अब सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो लंग्स के अंदर कोलैप्स होने की जरूरत। सर्फेक्टेंट किसका काम करता है, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है। अब सर्फेक्टेंट नहीं बना तो बच्चा किसमें चला जाएगा, हाइपोक्सिया में। बच्चा हाइपोक्सिया में चला गया तो हाइपोक्सिया की वजह से वहां पर एक एनाएरोबिक रिएक्शन साइकिल होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज में से ऑक्सीजन को टिश्यू यूज कर लेगी। अब जैसे ग्लूकोज में से ऑक्सीजन को निकाल लेगी टिश्यू, तो वहां पर एक लैक्टिक एसिड बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। लो ग्लूकोज में से ऑक्सीजन लेने की वजह से वहां पर एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है लैक्टिक एसिड, जिसकी हम बोलते हैं HMD, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को क्या हो जाता है, RDS। क्या हो जाता है, RDS। अब देखो जैसे अगर RDS हुआ है, साथ साथ में बच्चा किसमें जाएगा, हाइपोक्सिया में जाएगा। अगर पेशेंट का को कट कर देते हैं तो ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मदर तक ग्लूकोज आना बंद हो जाएगी, बच्चे के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन इतना ही होगा, जिसकी वजह से अगर डायबिटीज मदर है तो बच्चे को हाइपरग्लाइसेमिया ना होकर क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया आफ्टर दैट डिलीवरी। क्यों होता है हाइपोग्लाइसेमिया, क्यों हो जाता है बच्चा, क्योंकि जब ग्लूकोज वहां से मिल रहा था उस टाइम पर तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा हुआ था बच्चे के अंदर, बट जैसे हम पेशेंट आपको कट करेंगे तो मदर से जो ग्लूकोज आ रहा है वो सप्लाई बंद हो जाएगी, और बच्चे के अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन था वो प्रॉपर बना रहेगा, और प्रॉपर बने रहने की वजह से अब बच्चे के अंदर ग्लूकोज आ नहीं रहा है एक्स्ट्रा, तो इंसुलिन क्या करेगी, सारा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से बच्चा फिर ग्लूकोज की कमी में चला जाएगा, और बच्चा किसमें चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बच्चा, हाइपोग्लाइसीमिया। कब, आफ्टर डिलीवरी के
वाह, बच्चा किसमें जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखो तीसरा कॉज हम बात करेंगे, इसकी बात करें। तीसरा कॉज क्या है? हमने बात करा था एस्पिरेशन, इसकी बात करें एस्पिरेशन। बच्चा एस्पिरेट कर जाता है, किसको? मेकोनियम। इसको करेगा मेकोनियम। अब देखो पहला कौन बात आती है कि मेकोनियम क्या है? वहां पर बात करें मेकोनियम, जो मेकोनियम है बच्चे का फर्स्ट स्टूल, क्या होता है? फर्स्ट स्टूल ऑफ फीटस। डिलीवरी के बाद बच्चा पहली बार स्टूल पास आउट करता है, वो होता है मेकोनियम, ग्रीन कलर का होता है। इस कौन सी कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। बट बच्चा कई बार इसको एक्सपेक्ट कर लेता है। कैसे करता है? जब बच्चा एल्कोहल के अंदर ये गेस्टेशनल एज में है, तो उसी टाइम पर बच्चे ने पास आउट कर दिया, स्टूल पास आउट कर दिया, तो उस जो स्टूल पास आउट किया वो क्या कर देगा? बच्चा एस्पिरेट कर देगा। एस्पिरेट कैसे करेगा? क्योंकि जब बच्चा स्टूल पास आउट करेगा, मेकोनियम पास आउट करेगा, तो वो किसमें डिसॉल्व हो जाएगा? जाके एमिनिटी फ्लूइड में। और बच्चा रूटीनली का अपना एमिनिटी फ्लूइड पीता रहता है न्यूट्रिशन के लिए। अब वो मेकोनियम किसमें डिसॉल्व हो गया था? एमिनिटी फ्लूइड। एमिनिटी फ्लूइड के थ्रू बच्चा किसकी तरह एस्पिरेट कर गया? अपने अंदर एस्पिरेट कर गया। जब बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट को किसके चांस हो जाएंगे? बच्चे को आरडीएस होने के चांस हो जाएंगे। आरडीएस क्यों हुआ? कि बच्चा ने ऑलरेडी लंग्स के अंदर क्या कर दिया? वो मेकोनियम एस्पिरेट कर चुका है। और मेकोनियम कोई भी कंटेंट अगर हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर जाता है, बाहर जाता है, कोई भी एक्सपायरेट फूड जाता है, तो उसकी वजह से लंग्स में क्या हो जाता है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चा मेकोनियम एस्पिरेट करता है। देखो ये हमने 3 कॉज देखे आरडीएस के। नंबर 1 था हमारा प्रीटर्म, 3 कॉज देखे थे हमने मेन। एक था हमारा प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी, ठीक है। दूसरा था हमारा डायबिटीज मदर्स, अगर मदर डायबिटीज है। और तीसरा था एस्पिरेट मेकोनियम। इन तीनों की वजह से क्या प्रॉब्लम की होगी बच्चे को? आरडीएस। क्या होगा इसकी वजह से? आरडीएस। तो याद रहेगा आपको तीनों कि भाई आरडीएस किसकी वजह से होता है? उसके 3 कॉज हैं। प्रीटर्म डिलीवरी हुई है तब उसकी वजह से भी आरडीएस हो सकता है। दूसरा डायबिटीज मदर है तब भी बच्चा किसमें जा सकता है? आरडीएस में जा सकता है। अगर बच्चा एस्पिरेट करेगा मेकोनियम तब भी बच्चा किसमें जा सकता है? आरडीएस में। हमारा पहला पॉइंट हो गया था, डेफिनेशन हो गई थी कि भाई सेकंड प्रोडक्शन नहीं करेगी सक्सेसफुल तो लंग सीरियस डिजीज हो जाएगी, उसको हम आरडीएस बोलते हैं। उसका हमने कॉज देखे थे प्रीटर्म डिलीवरी, डायबिटीज मदर्स और मेकोनियम एस्पिरेट। अब हम बात करते हैं अगर ये चीज सारी हो गई तो हमको पता कैसे चलेगा जब डिलीवरी होगी बच्चा में आरडीएस का है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन सिम्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन सिम्टम्स में देखते हैं बच्चे को ऐसे क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे डिलीवरी के बाद कि जिससे हम पहचान सकें कि बच्चा किसमें जा रहा है? आरडीएस में जा रहा है। नंबर 1 सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स आरडीएस अकर विदिन 6 आवर्स। अगर कोई बच्चा आरडीएस में जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम है, तीनों में से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, डायबिटीज मदर हो सकता है, मेकोनियम एस्पिरेट किया है, तो डिलीवरी के बाद विदिन 6 आवर्स के अंदर में साइन सिम्टम उसको बच्चे को आ जाएंगे। मतलब विदिन 6 आवर आफ्टर डिलीवरी। ऐसा नहीं कि डिलीवरी तुरंत हो गया, बट हाँ जब मेकोनियम एस्पिरेट हुआ है बच्चे को तो उसका आप लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसी डिलीवरी होगी एमिनिटी फ्लूइड का कलर अगर ग्रीन कलर डिलीवरी को मिलता है, तो अगर ग्रीन कलर एमिनिटी फ्लूइड का कलर ग्रीन होता है तो इंडिकेशन ऑफ आरडीएस, इसको इंडिकेट करेगा तो तुरंत आरडीएस को। तो हम समझ सकते हैं कि मेकोनियम एमिनिटी फ्लूइड का कलर अगर ग्रीन कलर का है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे ने गेस्टेशन एज में ही क्या कर दिया है? स्कूल को पास आउट कर दिया है और बच्चा किसमें जा सकता है? आरडीएस में जा सकता है। इसलिए हम पहले से उसका स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कौन बच्चा किसमें जाएगा? टैकेमिया में जाएगा। 6 आवर्स के बाद ये हमारे क्लिनिकल साइन सिम्टम आएंगे। पहला कौन? बच्चे को क्या होगा? टैकेमिया होगा। दूसरा एक्सपायरेटरी ग्रांटिंग होगी, पेशेंट की रेस्पिरेशन को ग्रांटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद मेजर क्लैपिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, बच्चा किसमें चला जाएगा? हाइपोथर्मिया में जाएगा, ठीक है। देखो एक वर्ड है हाइपोथर्मिया, बच्चा किसमें जाएगा? हाइपोथर्मिया। देखो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितने से कम हो जाए?
95 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितने से कम, लेस देन, ठीक है, लेस देन 95 डिग्री से कम होता है, या हम बोल सकते हैं एट 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसमें काउंट करेंगे हम इस चीज को, हाइपोथर्मिया, इसमें काउंट करेंगे हाइपोथर्मिया, मतलब हाइपो मींस कम और थर्मिया मींस आपका टेम्परेचर से लेके तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। देखो सबसे पहले आपने देखा कि क्लिनिकल फीचर्स कब आते हैं, आपके डिलीवरी से एग्जाम्पल बच्चे को पैकेट में देखने को मिलेगा, एम्यूनिटी का कलर चेंज हो सकता है, उसके बाद ग्रांटिंग रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, मेजर क्रेविंग देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो एक्सरे में डिफ्यूज लाइक स्पर्म देखने को मिलेगा, लंग्स चेस्ट एक्सरे करना, एक डिफ्यूज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिक्रीज बर्थ साउंड, बच्चे की जो साउंड है डिलीवरी टाइम पर, बर्थ के टाइम पर वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर बच्चा किसके द्वारा है, आरडीएस के द्वारा। ये भाई साइंस सिस्टम होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए टेस्ट भी कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखो सबसे सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.5 ml, क्या 0.5 ml क्या लेंगे हम, एम्नियोटिक फ्लूइड, क्या लेंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड लेंगे। और 0.5 ml एम्नियोटिक फ्लूइड लेकर उसमें 0.5 ml, उसी में 0.5 ml क्या मिला देंगे, एनएस, 0.5 ml एम्नियोटिक फ्लूइड लिया और 0.5 ml हमने क्या ले लिया, एनएस ले लिया। उसके साथ दोनों को मिलाने के बाद इसमें 1 mg 95% एथेनॉल मिला, कितना, 1 mg मतलब 95% एथेनॉल मिला, क्या मिलाएंगे, एथेनॉल। अब इन मिलाने के बाद 0.5 ml एम्नियोटिक फ्लूइड लिया, उसके बाद प्लस 0.5 ml क्या है, एनएस लिया, एनएस लेकिन तो मिलाकर और उसके साथ में हमने क्या डाल दिया है, 1 mg मतलब 95% होता है उसको एथेनॉल यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मिलाने के बाद 15 सेकंड तक, कितना सेकंड तक, 15 सेकंड तक इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे। जो हमने बताया है 1 mg एथेनॉल प्लस 0.5 ml एम्नियोटिक फ्लूइड और 0.5 ml एनएस, तीनों को मिलाकर 15 सेकंड के लिए हम इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद आफ्टर 15 मिनट के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे हम शेक करने के बाद, तब शेक करने के बाद। अब देखो आफ्टर 15 मिनट अगर देखते हैं शेक करने के बाद क्या देखने को मिलेगा, सबसे दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। आफ्टर 15 मिनट हम रिजल्ट देखते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि आरडीएस है या नहीं, इसी से पता लगाएंगे। कब, 15 मिनट के बाद। अब देखो 15 मिनट के बाद क्या करेंगे, बबलिंग, अगर बबल उसके अंदर प्रेजेंट है, बबलिंग अगर क्या है, प्रेजेंट है उस शेक के अंदर, और या फिर बबलिंग क्या है, नो बबलिंग, नो प्रेजेंट, मैं बबल्स क्या नहीं प्रेजेंट, आपका दो रिजल्ट निकल जाएंगे। उसको शेक करेंगे, शेक करने के बाद 15 मिनट बाद हम उसको देखेंगे, देखने के बाद हम देखेंगे अगर उसमें कोई बबल्स प्रेजेंट है तो क्या रिजल्ट होगा, अगर बबल्स एब्सेंट है तो क्या रिजल्ट होगा। पहला पॉइंट, अगर बबल प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं पेशेंट को सर्फेक्टेंट प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट। अब देखो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट में मान के चलो बबल एक आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्फेक्टेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और अगर नो बबलिंग है, प्रेजेंट नहीं तो मतलब क्या होगा, सर्फेक्टेंट एब्सेंट, क्या हो जाएगा, एब्सेंट। अब देखो आरडीएस का मेन कारण क्या था, सर्फेक्टेंट, क्या था, सर्फेक्टेंट। अगर किसी के बबलिंग एम्नियोटिक फ्लूइड में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, अगर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है तो बच्चे को मतलब सर्फेक्टेंट था तो आरडीएस होने के कम चांस है, इसके आरडीएस होने के कम चांस है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, सर्फेक्टेंट एब्सेंट है, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, नो
आरडीएस, और सर्फेक्टेंट एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, आरडीएस हो जाएगा। तो ये हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट था जिससे हम पता लगा सकते हैं बच्चे आरडीएस में जा गया, आरडीएस प्रॉब्लम होगी या नहीं हुई। तो किससे पता लगेगा, एमिटिव फ्लूइड्स। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक के बाद प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसकी बात करते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पहले प्रिवेंशन कर लें या फिर हम बाद में हो गया तो ट्रीटमेंट कर लें। सबसे पहले हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, पहला कौन, मॉनिटर रेस्पिरेशन भी। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन इसमें प्रिवेंशन। दूसरा कौन हम करेंगे, कलर ऑफ स्किन, क्या देंगे, कलर ऑफ स्किन। देखो कलर चेंज होगा, उनकी आर्टिस होगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा बच्चे को साइनोसिस होगा, और साइनोसिस का मतलब ब्लूइश कंडीशन होने लगेगी स्किन उसकी, उससे भी पता लगेगा। नेक्स्ट प्रोवाइड साइड लेटरल पोजीशन, और प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, उसको साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड साइड एंड लेटरल पोजीशन। देखो साइड लेटरल पोजीशन को प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको साइड लेटरल पोजीशन इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही है क्योंकि बच्चे के अंदर जो भी प्रोडक्ट होगा माउथ के अंदर से वो साइड में ड्रॉप कर सकता है। अगर उसको सीधा निकाल के रखेंगे तो बच्चे को एस्पिड होने का बहुत ज्यादा चांस होगा। पहले से आरडीएस में बच्चा हो सकता है आ जाए आरडीएस में, तो ज्यादा चांस होता है। इसलिए साइड लेटरल पोजीशन से क्या होगा, बच्चे के अंदर जो भी माउथ से ड्रेनेज स्लाइड वगैरह हो वो पास आउट हो जाएगा। उसके बाद देखो उसको क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। क्या करेंगे, सक्शनिंग, सक्शनिंग एवरी 2 आवर, और बच्चे को क्या करेंगे, हर 2 घंटे में सक्शनिंग करेंगे। ये क्या हमारा प्रिवेंशन। बट अब बच्चे को हो ही गया आरडीएस, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, अब ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस। तो आरडीएस का ट्रीटमेंट भी क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका यूज करेंगे मेडिसिन, इसका यूज करेंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन हम 2 प्रकार की मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले एक डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन, और दूसरा है बीटामेथासोन। दूसरी कौन सी होगी, बीटा, डेक्सामेथासोन और दूसरा बीटामेथासोन। देखो ये दोनों ड्रग्स बिफोर ये भी यूज करना, बच्चे को यूज नहीं करनी, कब करनी है, बिफोर डिलीवरी। बच्चा डिलीवरी नहीं उससे पहले ही करना है। जैसे कोई बच्चा प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है, अगर हम नहीं बता रहे कि उसको प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ेगी, तो उससे 24 घंटे से पहले इन दोनों ड्रग्सों का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये लंग्स को मैच्योर कर दे। और किसको लगते हैं इंजेक्शन, मदर्स को लगते हैं, इसको लगते हैं मदर्स को। बट इनका लगाने का तरीका क्या है, नंबर 1 सबसे पहले हम बात करें अगर हमको बच्चे को मदर्स को कौन सा लगाना है, डेक्सामेथासोन लगाना है। कौन सा लगाना है, डेक्सामेथासोन लगाना है। तो डेक्सामेथासोन तो लगेगा इंजेक्शन तो लगाएंगे वहां पर, कौन सा, डेक्सा। देखो 6 mg क्या लगाएंगे हम, 6 mg 6 आवर, हर 6 घंटे में क्या लगाना, इसको 6 mg का डोज लगाना पड़ेगा। किसका, डेक्सामेथासोन, ठीक है, इसका डेक्सामेथासोन। और किसको लगेगा, ये मदर्स, किसको लगेगा, मदर्स को। हर 6 घंटे बाद 6 mg मतलब 24 घंटे के अंदर हमको डेक्सामेथासोन लगाएंगे वहाँ को, जिसकी वजह से ये डेक्सास्टेरॉल होता है, और स्टेरॉल क्या करता है, हमारे लंग्स को मैच्योर करता है। उसके बाद डिलीवरी तो कम चांस है इसके आरडीएस। दूसरा हमारे पास इंजेक्शन था बीटामेथासोन, कौन सा है, बीटामेथासोन। देखो बीटामेथासोन को भी मदर्स को लगाते हैं, बट इसको लगाते कैसे, एवरी 12 आवर्स। तो कितना, 12 mg। यहाँ पर कोई बात नहीं, 6 mg 6 आवर ले सकता है,
बट यहाँ पर हमको 12 mg देना है और कितनी टाइम में एवरी 12 घंटे, मतलब हर 12 घंटे की बात, मतलब 24 घंटे में हमको 2 डोज लगाने हैं। किसके? बीटा मेथासोन, किसके? बीटा मेथासोन के 2 डोज लगाएंगे। और किसको लगाते हैं? मदर्स। किसको लगाएंगे हम? मदर्स। देखो डेक्सामेथासोन में उसको हम 6 mg 6 आवर में लगा सकते हैं, माँ को लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम डेक्सामेथासोन में लगा तो बीटा मेथासोन का यूज कर सकते हैं और बीटा मेथासोन 12 mg 12 आवर्स में लगाते हैं, मतलब 12 mg 12 घंटे बीडी लगाएंगे। और बीडी के बाद जब बच्चा डिलीवरी होगी तो बच्चे का लंग्स मैच्योर हो चुका होता है, क्योंकि ये डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड होते हैं, तो स्टेरॉइड क्या कर देते हैं? लंग्स को मैच्योर कर देते हैं। बट उसके बाद भी अगर हमने ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और बच्चा डिलीवर हो प्रीटर्म डिलीवरी हो गई और बच्चा किसमें चला गया? आरडीएस में चला गया, तो तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ये तो हमारे ट्रीटमेंट से पहले, बच्चा डिलीवरी हो उससे पहले हमको लगा कि आरडीएस हो सकता है। हमने पहले बताया था कि जब प्रीटर्म डिलीवरी होगी तो आरडीएस के चांस होते हैं, आरडीएस होने के। तो प्रीटर्म से पहले हम अगर इसको यूज नहीं कर पाए और डिलीवरी हो गई प्रीटर्म, तो उसके बाद बच्चा किसमें आ गया? आरडीएस में। बच्चे को ऑलरेडी क्या हो चुका है? आरडीएस हो चुका है। तो उस कंडीशन में हमको क्या ट्रीटमेंट करना है? देखो आरडीएस हो चुका है, आरडीएस हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमको मेडिसिन प्रोवाइड करना है। और वो मेडिसिन किसको प्रोवाइड करवाते हैं? बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। किसको प्रोवाइड करवाते हैं? बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ या आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। अब देखो इसके लिए ट्रीटमेंट हम 3 ड्रग्स का यूज कर बात करते हैं। कोरोसन, एक्सोसन, ठीक है, कोरोसन, एक्सोसन और एक सस्पेंड। ये 3 ड्रग्स हमारा यूज किया जाता है कब? बच्चे को जब आरडीएस हो चुका है उस टाइम, इस टाइम पर जब बच्चे को आरडीएस हो चुका हो, तो उस कंडीशन में हम 3 ड्रग्स का यूज करते हैं। कोरोसन, एक्सोसन और सर्वोवेंट। कितने ड्रग्स होंगे? 3। कोरोसन, एक्सोसन और सर्वोवेंट। अब सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी यूज की जाती है? इसमें भी हम बात करेंगे। देने का रूट क्या है? ठीक है, रूट ऑफ ड्रग्स। और कौन सी यूज करेंगे? मोस्ट कॉमन, बच्चे को मोस्ट कॉमन कौन सी यूज करते हैं? कोरोसन यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? कोरोसन। और इसके दो देखिए, ET2, इसके दो ET2, एंडो ट्रैकियल ट्यूब। बच्चे को व्यक्ति पर ET2 डाल देंगे और ET2 के थ्रू इस कोरोसन दिया है, इसको दिया जाएगा, कोरोसन को दिया जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू ET2 के थ्रू। ठीक है, कौन सी देंगे? कोरोसन। ET2 के थ्रू बच्चे को क्या देंगे? कोरोसन। और कोरोसन कितना दिया जाता है? डोज। इसका डोज होता है 100 mg पर kg। बच्चे को हमेशा उसके वेट के हिसाब से डोज दिया जाता है। बच्चे को ट्रीटमेंट में क्या देंगे? कोरोसन देंगे। कौन से रूट से देते हैं हम? ET2 मतलब एंडोट्रेकियल से, तो उसके अंदर डालेंगे और डोज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 100 mg पर kg। और 100 mg पर kg का मतलब अगर बच्चा हमारा 3 kg का है, कितने का है? 3 kg का बच्चा है, तो 300 mg क्या दे देंगे उसको? कोरोसन दे देंगे। इसके थ्रू बाई ET2 मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा आरडीएस हो गया। आरडीएस की हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, ये लंग सीरियस डिजीज है जो सर्फेक्टेंट का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से टैप सेकंड सेल
इमेच्योर की वजह से प्रॉपर सर्फेक्टेंट नहीं बनता है और लंग्स को इमेच्योरिटी ले जाती है, उसमें आरडीएस होने के चांस होते हैं। उसके बाद हमने कॉज देखे थे, कॉज हमने दो टाइप्स तीन टाइप्स के देखे थे, प्रीटर्म, उसके बाद डायबिटिक अगर मदर है या बैक्टीरियम बच्चा एस्पिरेट कर रहा है। उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक देखा था, सैंक्शन देखी, सैंक्शन में विद इन 6 आवर आफ्टर डिलीवरी के अंदर जो सैंक्शन आएंगे बच्चे को टैकेकिया होगा, उसके बाद उसको ग्रांटिंग रेस्पिरेशन होगी, उसके बाद हाइपोथर्मिया भी कर सकता है, एक्सरे देखेंगे उसका तो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर एक्सरे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर हम बात करें तो 0.5 ml हमने एमिटिव फ्लूइड किया, प्लस 0.5 ml हमने क्या लिया एनएच किया, उसमें प्लस 1 mg 95% एथेनॉल मिलाया और 15 सेकंड के लिए हमने उसको शेक किया। शेक करने के बाद विद इन 50 मिनट के बाद हमने उसको चेक किया। अगर चेक करने के बाद वो शेक के अंदर अगर बबलिंग प्रेजेंट है तो मतलब सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, नो सीपीआर सॉरी नो आरडीएस, यानी होगा आरडीएस नहीं है। अगर बबलिंग एब्सेंट है, बबल एब्सेंट है तो सर्फेक्टेंट एब्सेंट है और सर्फेक्टेंट एब्सेंट है तो मतलब बच्चा किसमें गया आरडीएस। उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखा। प्रिवेंशन में हमने देखा क्या क्या करना है, उसको प्रॉपर वो हवा की सक्शन करना है, उसको पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की बात करी। ट्रीटमेंट हमने दो टाइप का ट्रीटमेंट किया था, एक मदर्स को अगर डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी हो गई उसके बाद बच्चे को आरडीएस हुआ तो बच्चे को ट्रीटमेंट किया था। बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए हमने कोरोसर एक्सोसर और सर्वेंट का 3 मेडिसिन का यूज किया था और कोरोसर मोस्ट कॉमन यूज करते हैं 100 mg पर केजी के हिसाब से करेंगे।